हेलो एवरीवन। इस समय कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। होम साइंस सब्जेक्ट का ज्ञान होने के आधार पर और होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के आधार पर आप सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि आप मास्क जरूर पहनेंगे और सोशल डिस्टेंस को फॉलो करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने घर तक पहुंचाएंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट हमें यही सिखाता है कि हमें किस तरीके से पोषण का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और हाइजीन एंड सैनिटेशन का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें और मास्क जरूर पहने। इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। बहुत तीव्र गति से ये वायरस फैल रहा है। ये जो कोरोना का संक्रमण है ये फैल रहा है। तो आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन जो 10A है उसका पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लेसन 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 7, 8 और 9 हमारे इस साल के कोर्स में नहीं है, यानी कि 2020-21 के सिलेबस में नहीं है। तो हम 10A चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब 10 चैप्टर है। इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो हम इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, पार्ट ए पढ़ रहे हैं, जिसे हमने दो भागों में बांटा है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे आगे दूसरे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है और एक बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप सभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप सब अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके सिलेबस, ये जो चैप्टर है इसके सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि हमारा टॉपिक है उसका नाम है विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस, स्वास्थ्य और उसके आयामों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने स्वास्थ्य से संबंधित जो सूचकांक है उनके बारे में पढ़ा, जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में जाना। फिर हमने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जाना। फिर हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना और हमने उनका क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल वेलबींग्स के बारे में पढ़ा, जिसमें फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी, केयर फॉर द वनरेबल, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हमारा जो विशेष संवेदनशील समूह है उनका किस प्रकार से ध्यान रखना है, जिसमें हमने शिशु के बारे में, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके पोषण का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, इसके बारे में हमने पढ़ा। गुड हेल्थ फॉर ऑल, सभी के अच्छे स्वास्थ्य, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी का अच्छा स्वास्थ्य हो, सभी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और स्वस्थ रह सके, और सेफ एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण के बारे में पढ़ा। आज हम पार्ट सेकंड में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं और उनके जो परिणाम है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, जिसे दो भागों में आगे किया है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइजीन एंड सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, वातावरणीय स्वच्छता किसे कहते हैं, और भोजन संबंधी स्वच्छता के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, इस सेकेंड पार्ट में हम फूड हाइजीन तक पढ़ेंगे। उसके बाद मैं थर्ड पार्ट आपके लिए लेके आ रही हूँ, उसमें हम वाटर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जल सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, और जो पीने योग्य पानी है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, और पानी के शुद्धिकरण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट है और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपके लिए थर्ड पार्ट में लेके आऊंगी। आज हम सेकेंड पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं।
हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुपोषण किसे कहते हैं, यानी मेल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमें अपने शरीर को कार्य करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उचित पोषण की आवश्यकता होती है। अगर यह उचित पोषण हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा और हमारी जो पोषणात्मक हमारे शरीर की जो पोषणात्मक स्वस्थता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हमें अपने पोषण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर यह पोषण उचित नहीं होगा तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो पहला प्रश्न है, कुपोषण किसे कहते हैं। कु का अर्थ होता है बुरा, यानी कि जो पोषण है वो सही प्रकार से नहीं लिया जा रहा है। इसकी डेफिनेशन है कि सामान्य पोषण में किसी भी प्रकार का बदलाव कुपोषण कहलाता है। सामान्य पोषण यानी कि सभी व्यक्तियों की एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस रिक्वायरमेंट के अनुसार भोजन नहीं लिया जा रहा है, पोषक तत्व नहीं लिए जा रहे हैं या उसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जा रहा है, यह बदलाव दो प्रकार से हो सकता है। या तो हम उस पोषक पदार्थ की मात्रा कम कर देते हैं या हम उस पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक कर देते हैं, तो इस स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। जब पोषक तत्वों का अंतःग्रहण यानी इनटेक शरीर द्वारा अपेक्षित मात्रा, जो कि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, उससे कम हो या अपेक्षा से अधिक हो, तो उसका परिणाम क्या होता है, कुपोषण होता है। यानी कि हमारे शरीर के को जितने पोषक पदार्थों की आवश्यकता है वह हमारे शरीर में नहीं हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। कुपोषण के दो प्रभाव हो सकते हैं। पहला है अति कुपोषण और दूसरा है अल्प कुपोषण। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, अति यानी हमने कुछ पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक रूप में प्राप्त कर ली है, उसे हम अधिक कुपोषण कहेंगे। और जहां पे अल्प अल्प का अर्थ होता है कम करना, यानी हमने कुपोषण यानी कि हमारा जो पोषण है उसमें किसी पदार्थ की मात्रा को कम कर दिया है, तो उसे हम अल्प कुपोषण कहेंगे। तो कुपोषण अति कुपोषण का भी रूप ले सकता है और अल्प कुपोषण का भी रूप ले सकता है। पोषक तत्वों के अधिक अंतःग्रहण सेवन से अति पोषण होता है और अपर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों के अंतःग्रहण यानी उनके जो हम इंटेक कर रहे हैं उससे अल्प पोषण होता है। यानी अगर पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में लिए जा रहे हैं तो उसके प्रभाव से क्या होता है, मोटापा हो जाएगा। मोटापा के कारण हमारी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और अल्प पोषण से क्या होता है, अल्प पोषण से अल्प प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण या किसी भी पोषक पदार्थ की कमी के कारण अल्प पोषण हो सकता है। बच्चों में होने वाली जो दो मुख्य बीमारियां हैं वो जो कि पोषण की कमी के कारण होती है, उसमें है सूखा रोग यानी मरासमस और क्वाक्शियोकर। क्वाक्शियोकर रोग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स की जो आपको चित्र में नजर आ रहा है, पिक्चर में नजर आ रहा है कि स्वेलिंग नजर आ रही है इसमें, यानी कि हम जो बच्चा होता है उसके शरीर में पानी का जमाव जल भराव हो जाता है, जिसमें सूजन आने लग जाती है और बच्चा देखने पर मोटा प्रतीत होता है, पर एक्चुअल में ये स्वेलिंग होती है जिसके कारण कि ये जल भराव के कारण इसमें सूजन आ जाती है और पेट फूल जाता है। इसे हम कहते हैं कि पेट घड़े के आकार का हो जाता है, चेहरे पे भी सूजन आ जाती है। और यह जो सूजन है इसके अलावा आंखों में चमक कम हो जाती है और बाल जो होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। तो यह सब क्वांगशोकर रोग के सिम्टम्स होते हैं। और सूखा रोग के अंतर्गत क्या होता है कि जो डिहाइड्रेशन हो जाता है जिससे कि जल शरीर से निकल जाता है, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। इसमें जो स्किन होती है वो हड्डियों से चिपक जाती है और लंबे समय तक इलाज ना होने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो विशेष रूप से हमें हमारे भारत के बच्चों के ऊपर इन दोनों रोगों का प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले ये रोग हो रहे हैं। ये अल्प पोषण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हम किशोरों में कुपोषण की बात करते हैं कि किशोरों में कुपोषण होने का क्या कारण है। तो किशोरों में कुपोषण होने का महत्वपूर्ण कारण है कि आहार के गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि या संयोजन हो सकता है। या
इसका अर्थ है कि जो किशोर हैं वो इस समय अपने कुछ अलग प्रकार की रुचि भोजन में बना लेते हैं, वो पोषक तत्वों का ध्यान नहीं रखते हैं और वो अपने दोस्तों के प्रभाव से या अपनी रुचि के प्रभाव से अपनी पसंद का खाना खाते हैं और वो आहार का और आहार में पोषक पदार्थों का, पोषक तत्वों का ध्यान नहीं देते हैं और गलत विकल्प का चुनाव करते हैं, जिसके कारण कि वो भी कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुपोषण के बारे में जाना, जिसमें हमने अति पोषण और अल्प पोषण के बारे में जाना, और किशोरों में कुपोषण का जो महत्वपूर्ण कारण है वो आहार का गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि या संयोजन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से कारक हैं जो कि पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? तो इसके 4 महत्वपूर्ण कारक हैं। आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा, असुरक्षित की सुरक्षा, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षित पर्यावरण। अब फर्स्ट है आहार एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स सिक्योरिटी। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आयु कुछ भी हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त आहार तथा पोषक तत्वों को वर्ष भर पाने की पहुंच होनी चाहिए और उन्हें प्राप्त कर सके। यानी कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए कि यह सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक वर्ग के पास, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, उन तक फूड प्रोवाइड करना और उन्हें प्रत्येक दिन भोजन की व्यवस्था करना उनके लिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके और स्वस्थ रह सके। तो पहला महत्वपूर्ण कारक क्या है? आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा। इसके लिए सरकार बहुत बड़े-बड़े काम कर रही है, जैसे कि भोजन की उत्पादकता को बढ़ाना, बहुत सारी पॉलिसीज बना रही है, जिसमें कि जो फूड है उसको स्टोर करके किस तरीके से रखा जा सके, जैसे अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति हो तो उस दौरान सभी व्यक्तियों को, देश के सभी व्यक्तियों तक भोजन पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज, स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है संवेदनशील लोगों की देखभाल, केयर ऑफ दोज हु आर वनरेबल। वनरेबल कौन है यहाँ पे? यानी कि जो संवेदनशील लोग हैं। और हमारे जो समाज के संवेदनशील कौन कौन है? सबसे पहले शिशु, उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय वो अपनी आवश्यकताएं बता नहीं सकता है, तो माता के द्वारा और परिवार के द्वारा उसे विशेष प्रकार की सेवाएं दी जानी चाहिए, सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, जिसके लिए कि परिवार और समुदाय का विशेष कर्तव्य है कि वो उन महिलाओं का ध्यान रखें, तथा वे महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जिन्हें कि विशेष, जो कि हमारे समाज के लिए संवेदनशील है, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो बीमार व्यक्ति हैं और किसी रोग से पीड़ित हैं, तो उन्हें आहार, पोषण, उपचार आदि सभी तरीके की देखभाल और सहायता दी जानी चाहिए। स्टूडेंट, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, पार्ट 1 में, कि विशेष प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा, जिसमें प्राथमिक सेवाएं, द्वितीय सेवाएं और तृतीय स्तर पर सेवाएं दी जाती है, तृतीय स्तर पर देखभाल सेवाएं दी जाती है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके और उन्हें ठीक किया जा सके। इसके लिए टीकाकरण व्यवस्था है और उन्हें पोषक पदार्थों को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह सके और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। थर्ड है सर्वे संतु निरामया, सब स्वस्थ रहे, हेल्थ फॉर ऑल। यानी कि सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं, खाली सरकार का ही नहीं स्टूडेंट, समाज का भी ये कर्तव्य है कि हम सभी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ ना महसूस करे और एक स्वस्थ जीवन यापन कर सके। इसमें रोग का निवारण और रोग हो जाने पर उसका इलाज शामिल है कि सभी व्यक्तियों को इलाज दिया जाना चाहिए। संक्रामक रोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हर नागरिक को एक स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत देखभाल मिलनी ही चाहिए। स्वास्थ्य एक आधारभूत मानव अधिकार है, यानी सभी मनुष्यों को अधिकार है कि वो स्वस्थ रहें।
कुछ रोग जो भारत में विशेषतः छोटे बच्चों की मृत्यु का कारण बनते हैं वे हैं अतिसार, श्वास का संक्रमण, खसरा, मलेरिया और तपेदिक। ये यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो हो जाती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाता है, दस्ते लगना और श्वास का संक्रमण होना। खसरा जो कि विशेष रूप से छोटे बच्चों में होता है, इसमें बुखार आता है और जिसे हम छोटी माता भी बोलते हैं वो हो जाती है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य को बच्चों को स्वस्थ रखा जा सके और उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जा सके और हम अपने देश की जो बाल मृत्यु दर है उसे कम किया जा सके। फोर्थ है सुरक्षित वातावरण, सेफ एनवायरनमेंट। यह भौतिक, जैविक और रासायनिक पदार्थों सहित पर्यावरण के उन सभी पहलुओं पर केंद्रित होता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें स्वच्छ पेयजल यानी कि जो जल है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसे पीने से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ भोजन, जितना भी भोजन प्रदान किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, वो साफ सुथरा होना चाहिए। संदूषित भोजन नहीं होना चाहिए जिसके कारण कि किसी को कोई बीमारी हो सके। और पर्यावरणीय प्रदूषण तथा निम्नीकरण की रोकथाम शामिल है। पर्यावरण प्रदूषण जिसमें कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की रोकथाम होनी चाहिए जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य को सही रखा जा सके। प्रदूषण के कारण वातावरण को खराब करने के कारण लोगों को परेशानी ना हो। जैसे इस समय जैसे सर्दी का जब टाइम होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल जाता है जिसके कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमें सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए समाज को और ये जो प्रॉब्लम्स है इसे दूर करना चाहिए जिससे कि एक खुशहाल वातावरण के साथ प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोषण संबंधी समस्याएं और उसके परिणाम का वर्णन कीजिए। कि अब हमने पोषण की बात की जिसमें कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण को हमने दो भागों में बांटा, अति पोषण और अल्प पोषण। अब इस अति पोषण और अल्प पोषण के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उसके क्या परिणाम है, हम इसके बारे में जानेंगे। हमारे देश की जनता में अनेक पोषण संबंधी समस्याएं पाई जाती है। अल्प पोषण उनमें से एक प्रमुख समस्या है। अल्प पोषण यानी हमारे देश की बहुत सारी जनता है जिन्हें पर्याप्त रूप से पोषण ही नहीं मिल रहा है जिसके कारण वो अस्वस्थ हो जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं इस समस्या की शिकार हैं और इसी कारण वे कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती है और उनके छोटे बच्चे 3 वर्ष से कम आयु के भी जो कम वजन और अविकसित होते हैं। यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जिन बच्चों को जन्म दे रही है, पहले तो उनके अंदर खुद के अंदर पोषण की कमी के कारण उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसके बाद जो बच्चे हो रहे हैं उनके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। वो कम वेट, लो वेट बच्चों का बर्थ हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे हो रहे हैं वो अविकसित हो रहे हैं यानी कि उनके वृद्धि और विकास के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, माताएं स्वस्थ नहीं होंगी तो जो बच्चे होंगे वो अविकसित होंगे, बीमार होंगे जिसके कारण जिसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। उन लोगों को के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे कि शुरू से ही इसे सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी में भी वो जाके दिखा सकती हैं, हॉस्पिटल्स में उनके लिए सुविधाएं हैं, उन्हें आयरन टैबलेट्स दी जा रही है और उनके स्वास्थ्य का विशेष निरीक्षण किया जाता है समय समय पर जिससे कि गर्भवती माताएं स्वस्थ रह सके और उसके बाद जो बच्चे हो रहे हैं वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो सके। सेकेंड प्रॉब्लम है कि वह इसी अल्प पोषण की समस्या से ग्रस्त होते हैं। भारत में पैदा होने वाले 1/3 बच्चे जन्म के समय कम वजन के होते हैं, अर्थात 2500 ग्राम से कम वजन के होते हैं। तो जन्म के समय बच्चे का भार 2.5 kg होना चाहिए, 2.5 किलो होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो वो बच्चे कम वजन वाले होते हैं
और उनका वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार काफी प्रतिशत महिलाएं भी कम वजन वाली होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण से संबंधित अन्य कमियां भी है, जैसे लौह तत्व की कमी से खून की कमी होना, विटामिन ए की कमी से अंधेपन का शिकार होना, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होना, अल्प पोषण से व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। यानी पोषण की कमी से ये निम्नलिखित बीमारियां हो रही है, लौह तत्व की कमी हो रही है, तो इसके कारण शुरू से ही आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड की जा रही है। अब आपने देखा होगा स्कूल में भी किशोरावस्था की बालक बालिकाओं को लौह तत्व की टैबलेट्स प्रोवाइड की जा रही है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाने पर आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जो गले में एक विशेष प्रकार की गले में प्रॉब्लम हो जाती है, इसे घेंगा रोग कहते हैं, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पोषण की कमी के कारण हो जाती है। नेक्स्ट है अल्प पोषण से न केवल शरीर का वजन कम हो सकता है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास, प्रतिरक्षा पर भी इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं और इसके फलस्वरूप बच्चे अशक्त भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स खाली रोगों के नाम बताए गए हैं, 12th क्लास में ये पूरा डिटेल में बताया गया है। तो आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि पोषण की कमी के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं गर्भवती माताओं पर, छोटे बच्चों पर, जो बच्चे हो रहे हैं वो लो वेट बर्थ पे हो रहे हैं, उनका जन्म के समय उनका जो भार है वो कम हो रहा है, और उनके मानसिक विकास के ऊपर पोषण का प्रभाव पड़ता है। उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है और वो पूर्ण रूप से उनका वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन हो जाना। आयोडीन की कमी स्वास्थ्य और विकास के लिए एक खतरा है, विशेषतः छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि इसके फलस्वरूप महिलाओं में गलगंठ और गर्भपात हो सकता है। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर। और बच्चों में गूंगापन, बहरापन और मानसिक मंदता और बोनापन हो सकता है। तो ये सारा आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होने वाले रोग हैं। लौह तत्व की कमी से भी स्वास्थ्य और स्वस्थता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों में इसकी कमी से मनोगत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास की क्षति पहुंचती है और इस प्रकार शैक्षणिक क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 1 में भी इसको एक लाइन डायग्राम से भी समझा रखा है कि अगर पोषक पदार्थों की कमी होगी तो उत्पादकता कम हो जाएगी और बच्चों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बच्चों के मानसिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा और मानसिक विकास की कमी होने के कारण उनकी शैक्षणिक क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे सक्रियता भी कम हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की कमी से भ्रूण के विकास प्रभावित होता है और माता के लिए रुग्णता का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बीमारी हो जाती है और मृत्यु के खतरे भी बढ़ जाते हैं। उस समय लौह तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, समय समय पर जांच की जाती है और गर्भवती माताओं को विशेष प्रकार की जो टैबलेट्स है, आयरन टैबलेट्स और कैल्शियम टैबलेट्स दी जाती है, जिससे कि इस कमी को दूर किया जा सके। तो ये प्रभाव है जो कि अल्प पोषण के कारण होते हैं। पोषण की कमी के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं वो हमने समझे हैं। नेक्स्ट है परंतु अति पोषण भी अच्छा नहीं होता। अपेक्षा से अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है। स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने अल्प पोषण के बारे में पढ़ा कि पोषण की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, जिसमें हमने आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां पढ़ी, आयोडीन की कमी से कमी होने के कारण क्या क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी से होने पर क्या हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं अति पोषण भी नुकसानदायक होता है। अति पोषण यानी जब हम किसी पोषक पदार्थ की अधिक मात्रा ले रहे हैं तो वो भी समस्या पैदा कर सकता है। कुछ पोषक तत्वों के मामले में इसमें विषाक्तता हो सकती है और व्यक्ति का वजन भी बढ़ सकता है तथा मोटापा हो जाता है, और मोटापा होने के कारण मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज हो जाती है, शुगर हो सकती है।
तो ये जो रोग हैं वो अति पोषण के कारण हो सकते हैं। भारत में हम पोषण के दोनों सिरों पर समस्याओं का सामना करते हैं, अर्थात अल्प पोषण, पोषणात्मक कमियां और अति पोषण यानी आहार से संबंधित दीर्घकालीन असंक्रामक रोग। इसे कुपोषण का दोहरा बोझ कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पष्ट कीजिए कि भारत के ऊपर कुपोषण का दोहरा बोझ पड़ रहा है, या आप उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार कुपोषण का दोहरा बोझ पड़ता है। तो आप इसके अंदर अति पोषण और अल्प पोषण दोनों की बात करेंगे कि अल्प पोषण के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है और अति पोषण के कारण क्या हो रहा है। ये दोनों मिलकर भारत की जो जनता है उसके ऊपर दोहरा बोझ पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, और स्टूडेंट्स इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें, याद करें, क्योंकि ये सेम पार्ट है जिसे आगे एक्सप्लेन करके बताया जाएगा 12th क्लास में भी। वहां पे भी मैं आपको यही समझाऊंगी, यही क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने कि कुपोषण का दोहरा प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको बात करनी है कि पोषण की कमी के कारण अल्प पोषण और अति पोषण हो रहा है, उन दोनों के क्या क्या परिणाम हो रहे हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये दोनों मिलके भारत पर दोहरा बोझ डाल रहे हैं। हमारे देश में किया गया तीसरा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में 28.9% पुरुषों और 22.2% महिलाओं का वजन अधिक है और उन्हें मोटापा है, परंतु ग्रामीण पुरुषों में 8.6% और महिलाओं में 7.3% में यह प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। यानी शहरी पुरुष और महिलाएं हैं वो मोटापे का अधिक शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो दिनचर्या है वो बिल्कुल अलग है, उनके पास समय का अभाव रहता है, दूरियां ज्यादा है और वो अपने भोजन को स्किप कर देते हैं, वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण कि ये प्रभाव पड़ रहा है। तो यह एक डिफरेंस आ रहा है शहरी और ग्रामीण लोगों में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि अति पोषण पोषण की कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसके क्या परिणाम हो रहे हैं। तो अल्प पोषण और अति पोषण दोनों के कारण कुपोषण का दोहरा बोझ हो रहा है और इसके जो परिणाम है वो हमने समझे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोषण और संक्रमण किसे कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन क्या है। पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन दे देना ही काफी नहीं है, पर्यावरण का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पोषणात्मक स्थिति केवल भोजन तथा पोषण तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि काफी हद तक व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति पर भी निर्भर करती है। यानी खाली पोषक तत्व प्राप्त कर लेने से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपने पर्यावरण को भी अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है और संक्रमण का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पोषण और संक्रमण का घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। खराब पोषण की स्थिति प्रतिरोधक शक्ति और प्रतिरक्षा को कम करती है। यानी अगर जो पोषण हम ले रहे हैं, अगर हम खराब पोषक तत्व ले रहे हैं, तो खराब पोषण अगर हो रहा है तो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और संक्रमण की क्षमता बढ़ जाएगी, संक्रमण का जो प्रभाव है वो शरीर पर बढ़ जाएगा। दूसरी ओर संक्रमण के दौरान शरीर में पोषक तत्वों के आरक्षित भंडार काफी क्षति होती है वमन और अतिसार द्वारा, जबकि पोषक तत्वों की जरूरत है वस्तुतः बढ़ जाती है। यदि भूख ना लगने या खाने में असमर्थता के कारण यदि वमन हो यानी कि वोमिटिंग होना, उल्टी आने के कारण पोषण का अंतःग्रहण आवश्यकता की तुलना में कम हो तो संक्रमण की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। इस प्रकार दूसरे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और सभी व्यक्तियों के लिए, विशेषतः बच्चों, बुजुर्गों और संक्रमण रोगों का खतरा पैदा हो जाता है। यहाँ पे क्या बताया गया है स्टूडेंट्स की पोषण, हमें उचित पोषण लेना चाहिए। खराब पोषण लेने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इसके कारण हमारे ऊपर रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो अपने आप रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। अतः हमें उचित पोषण लेना चाहिए। और इस दौरान क्या होता है कि लूज मोशन होना, वोमिटिंग्स होना, जिसके कारण की जो
शरीर में पानी की कमी हो जाती है और शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसमें यह विपरीत प्रभाव किस विशेष ग्रुप पे पड़ता है, जो कि हमारा संवेदनशील ग्रुप है, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों और संक्रमण रोगों का खतरा इन पर अधिक हो जाता है। विकासशील देशों में आहार जनित रोग जैसे अतिसार और पेचिश, क्योंकि इनमें निर्जलीकरण होता है तथा मृत्यु तक हो सकती है। अनेक संक्रामक और संचारी रोग किसे कहते हैं, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं उन्हें संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। यह खराब पर्यावरणीय सफाई, खराब घरेलू हालत, निजी और खाद्य और स्वच्छता के कारण होता है, यानी कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखने के कारण ये संक्रामक बीमारियां हो सकती है। संक्रामक बीमारियां क्या होती है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, उन्हें हम संक्रामक बीमारियां कहते हैं, संक्रामक और संचारी बीमारियां कहते हैं। तो अगर पोषण की कमी होगी, उचित पोषण नहीं मिलेगा, तो संक्रमण की स्थिति बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं, पोषण और जो इन्फेक्शन है। अगर उचित पोषण होगा तो इन्फेक्शन रेट कम होगी, शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई होगी, जिससे हमारा शरीर अपने आप रोगों को कम करेगा। अतः हमें उचित पोषण लेना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता। हाइजीन एंड सैनिटेशन किसे कहते हैं? रोग की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो विभिन्न रोगों के साथ जुड़े होते हैं। हमें अपने वातावरणीय स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है, हाइजीन का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसमें जो जल है वो शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए, और इसके लिए हमें विशेष प्रकार से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है कि विभिन्न रोगों से संबंधित दो प्रकार के कारक हो सकते हैं, आंतरिक और बाह्य घटक। जो अंतस्थ और परपोषी कारक और बाह्य कारक या पर्यावरणीय कारक। परपोषी कारक क्या होते हैं? आयु, जेंडर, मानव जातीय जाति। और बाह्य कारक कौन से होते हैं? भौतिक वातावरण, जिसमें वायु का शुद्ध होना आवश्यक है, जल का शुद्ध होना आवश्यक है, मृदा, आवास, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, गर्मी, प्रकाश, शोर और विकिरण। इसके अलावा जैविक कारक यथा आनुवांशिकता, रुधिर वर्ग, एंजाइम, रक्त में विभिन्न पदार्थों का स्तर जैसे कोलेस्ट्रॉल, विभिन्न अंगों और तंत्रों की कार्यक्षमता। और जैविक पर्यावरण में शामिल है मानव, अन्य सभी सजीव यथा जानवर, कृंतक, कीट, पादप, विषाणु, सूक्ष्म जीव। इनमें से कुछ रोगजनक एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं, कुछ संक्रमण के भंडार, कुछ मध्यस्थ वाहक और रोग वाहकों के रूप में कार्य करते हैं। तो यह सब पर्यावरणीय कारक है, जो जिसमें कि वायरस है, बैक्टीरिया है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं और बहुत सारे रोग उत्पन्न करने का कारक हो सकते हैं। और आंतरिक कारक जिसमें परपोषी कारक हो सकते हैं, जिनमें आनुवांशिकता से बहुत सारे रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग बता रखे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं, जैसे व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, आवास, जीवन शैली संबंधित कारक जैसे पोषण, आहार, शारीरिक सक्रियता, रहन सहन की आदतें, व्यसनी पदार्थों का सेवन और मादक द्रव्य, मदिरा आदि। ये बहुत सारे कारक हैं जो कि हमारे शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। और मनोवैज्ञानिक कारक जैसे भावनात्मक कुशलता, सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज, आदतें, आस्थाएं, मनोवृत्तियां, धर्म, जीवन शैली और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो कि वातावरणीय कारक हैं। नेक्स्ट इज, जब हम स्वास्थ्य विज्ञान के बात करते हैं तब हम प्रमुख रूप से दो पहलुओं की बात करते हैं। एक है पर्सनल हाइजीन और दूसरी है एनवायरमेंटल हाइजीन, यानी निजी स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत हम क्या क्या हमारा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, अपने हाथ बार बार धोने चाहिए, खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से प्रॉपरली अपने हाथ धोने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और नाखून काटने चाहिए।
और किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी होने पर अपने आप को थोड़ा अलग रखना चाहिए। हमें जो सोशल डिस्टेंस है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो पर्यावरणीय कारक हैं, पर्यावरणीय एनवायरमेंटल हाइजीन है, उसके अंतर्गत घरेलू स्वास्थ्य विज्ञान और समुदाय के स्तरों पर जैव और अजैव बाह्य पदार्थ शामिल है। इसके अतिरिक्त जल, वायु, आवास, विकिरण जैसे भौतिक कारक भी शामिल है। इसी के साथ इसमें जैविक तत्व जैसे पौधे, जीवाणु, विषाणु, जानवर भी आते हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले और बीमारी की रोकथाम करने वाली हो। इनमें सुरक्षित पेयजल यानी कि हमें वाटर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, पानी फिल्टर्ड होना चाहिए, और जहाँ पे फिल्टर व्यवस्था नहीं है तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए, पानी को छान कर पिया जाना चाहिए। विशेष रूप से मल का निपटारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार वायु और जल का प्रदूषण भी चिंता का विषय है। तो ये सब पर्यावरणीय कारक हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर वातावरण गंदा होगा तो रोग जल्दी फैलेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलेंगे। इसके लिए साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। सरकार इसके लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। इसके लिए आपने सुना है कि स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में यह अभियान चलाया जा रहा है कि चारों तरफ स्वच्छता रखी जाए, जिससे कि रोगों में कमी की जा सके। और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। जल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि संदूषित जल अनेक रोगों का कारण है, जैसे अतिसार, त्वचा तथा नेत्र संक्रमण, गिनी कृमि संक्रमण आदि। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हाइजीन और सैनिटेशन की बात कर रहे हैं कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हम पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत है कि प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहने चाहिए, खाने के बाद और खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, हाथ साफ टॉवल से पोंछने चाहिए, और नाखून समय पे काटने चाहिए, क्योंकि अगर बढ़े हुए नाखून होंगे तो उसमें गंदगी होगी और वह गंदगी हमारे पेट में जाएगी, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। और विशेष अवस्थाओं में जब रोग की अवस्था हो तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब पर्सनल हाइजीन है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। और एनवायरमेंटल हाइजीन के अंतर्गत आते हैं कि हमें जल का, वायु का, आसपास के वातावरण का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बीमारियों की रोकथाम की जा सके और उन्हें कम किया जा सके। अब पर्यावरणीय संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है कि पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, सभी को जल मिलना चाहिए, और जो जल मिल रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए। मानव मलमूत्र का निपटारा, जो सैनिटेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। अपशिष्ट तरल पदार्थ एवं सीवरेज का निपटारा, कूड़ा करकट का निपटारा, ठोस पदार्थ का प्रबंधन किया जाना चाहिए। इसके लिए आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के डस्टबिन का यूज किया जा रहा है कि गीला कचरा अलग डालना चाहिए, सूखा कचरा अलग डालना चाहिए, जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग रखना चाहिए। आवास के आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता अभ्यास किया जाना चाहिए। जीवाणु नियंत्रण, जैसे मच्छर और मलेरिया फैलने से, क्योंकि अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो अगर पानी इकट्ठा होने दे रहे हैं तो वहां पे मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे। मच्छर उत्पन्न होने से अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाएगी, जैसे डेंगू है, जिसके कारण कि प्रतिवर्ष बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। और खाद्य स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान के कारक हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान, यानी कि हमें फूड हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, वो सही प्रकार से ढका होना चाहिए। तो हम अब यहाँ पे फूड हाइजीन की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम संदूषित भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और इसके कारण अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फूड हाइजीन के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो हमें इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आहार जनित बीमारियां तब होती है जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव विद्यमान हो। आहार जन्य बीमारियां अनेक कारण से हो सकती है।
तो अब फूड हाइजीन कहते किसे हैं कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो स्वच्छ नहीं होता है, और जिसके जिसके जिसमें बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि रोग का कारण हो सकते हैं। तो इन्हें इसके अंदर कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि खाए गए भोजन में जीव या विषैले पदार्थ का मौजूद होना, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की काफी संख्या में होना, संदूषित आहार का सेवन काफी मात्रा में किया जाना, यानी जो भोजन दूषित हो चुका है उसका सेवन किया जाना, और उस दूषित भोजन के कारण वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना, पेट में इन्फेक्शन होना, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और इनसे होने वाले रोग है अतिसार, पेचिश, अम्यूबियोसिस, संक्रामक हेपेटाइटिस, टाइफाइड, लिस्टेरियोसिस, हेजा, आंत्रशोथ। इनमें से अधिकांश का कारण व्यक्तिगत अस्वच्छता या भोजन बनाने खाने के खराब तरीके हैं। यानी कि जो भोजन लिया जा रहा है वो वो संदूषित भोजन होता है, और जिन बर्तनों में भोजन खाया जा रहा है वो साफ सुथरे नहीं होते हैं। उन्हें उनमें कुछ भौतिक कारण के कारण भी वो खराब हो सकते हैं, जैसे कुछ कीटों का उनको खराब किया जाना, जैसे कॉकरोच है, चूहे हैं, वो भोजन पदार्थों को खराब कर देते हैं। तो इसके कारण जो भोजन संबंधी संक्रामक बीमारियां हैं वो फैल जाती हैं। अब इसमें दूषित और संक्रामित और असुरक्षित खाद्य पदार्थ का उपयोग, जिसमें जल, मसाले, खाना स्वादिष्ट बनाने वाले पदार्थ मिश्रण शामिल हो सकते हैं, और अनुचित भंडारण का ढंग जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव पनपते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है स्टूडेंट्स की जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं अगर वह दूषित है, वो किन कारणों से दूषित हो सकता है कि उसके अंदर जो जल यूज किया जा रहा है भोजन बनाने में वो जल साफ ना हो, यानी कि जो वाटर हाइजीन है उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो मसाले उपयोग किए जा रहे हैं वो मिलावट वाले होते हैं तो बीमारी हो सकती है। खाना स्वादिष्ट बनाने की सोच रखने पर जो अन्य पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं वो अगर खराब है तो उनके कारण भोजन संदूषित हो जाता है। और जो भोजन बनाया गया है अगर उसे सही प्रकार से स्टोर करके नहीं रखा गया है, उसे ढक कर नहीं रखा गया है, उस पर अगर मक्खियां भिनभिना रही हैं, या जो व्यक्ति उसे सर्व कर रहा है उसने अपने हाथ नहीं धोए हैं, या जिन बर्तनों में उस भोजन को परोसा गया है, ये बहुत सारे वातावरणीय और पर्सनल हाइजीन के कारण है जिसके कारण कि भोजन संदूषित हो जाता है। कीट और कृमि नियंत्रण का ना होना, जो भोज्य पदार्थ है उसमें कीटों का मिल जाना, उन्हें ढककर ना रखने के कारण उनका संक्रामक हो जाना, संदूषित उपकरणों जैसे बर्तनों, प्लेटों, चम्मचों का उपयोग, यानी कि जो बर्तन प्लेटें यूज की जा रही है वो साफ सुथरी ना होना, उन्हें प्रॉपर्ली साफ किया जाना चाहिए और उन्हें पोंछ के रखना चाहिए। भोज्य पदार्थ है उन्हें ढक के रखना चाहिए। जिन खाद्य पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें वो साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। खाना बनाते समय जिस जल का उपयोग किया जा रहा है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसे ढक कर रखा जाना चाहिए, उसे छान कर यूज किया जाना चाहिए जिससे कि हम अपने फूड हाइजीन का ध्यान रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज भोजन का अपर्याप्त रूप से पका होना। हमें स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन पर्याप्त रूप से पका होना चाहिए, क्योंकि कच्चा भोजन है वो हमारे डाइजेशन को पचाने में मुश्किल करता है, और जो पर्याप्त रूप से पका हुआ भोजन होगा उसमें जीवाणु नष्ट हो जाते हैं ताप के प्रभाव से। खाद्य पदार्थों का ऐसे तापमान पर भंडारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए अनुकूल हो, यानी कि जब स्टोरेज किया जा रहा है तो वह सही तापमान पर किया जाना चाहिए। अनुचित ढंग से ठंडा करना, भोजन को बार बार गर्म और ठंडा नहीं करना चाहिए, वह हानिकारक हो सकता है। परस्पर संदूषण, हमें भोजन को संदूषित होने से बचाना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें इसमें पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें इसमें वाटर हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन को बिना ढके खुला छोड़ देना, भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए क्योंकि खुले हुए भोजन के संदूषित होने का डर रहता है। भोजन की सजावट के लिए संदूषित भोजन का प्रयोग, भोजन को सजावट करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो भोजन को संदूषित कर सकते हैं। भोजन पकाने वाले लोगों द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता का ध्यान न रखना,
यह एक बहुत बड़ा कारण है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए भोजन फूड हाइजीन के लिए कि जो व्यक्ति भोजन को पका रहे हैं वह उन्हें किसी प्रकार का की कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए और उन्हें अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। जिस जल का उपयोग कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, वह संदूषित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मैले कपड़े प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए और नाखून काटने चाहिए। तो इन बातों का भोजन की स्वच्छता के लिए ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता के बारे में पढ़ा, यानी हमने हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ा, एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ा और फूड हाइजीन के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिए हैं और इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें हम जल के बारे में पढ़ेंगे, जल सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। और इसके बाद इन दोनों जो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिए हैं और पार्ट 3 जो मैं आपके लिए बनाऊंगी जल सुरक्षा, उसके क्वेश्चन उसके साथ ही लेके आऊंगी। जब तक आप इसे पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि पाठ से संबंधित प्रश्न है। वैसे तो मैंने पूरे दोनों वीडियोस में इन्हें एक्सप्लेन किया है, पर मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं थोड़े पॉइंट्स बताऊंगी, आप अपने शब्दों में इसे अपनी कॉपी में लिखना और इसे याद करना। पर मैं यहाँ पे इसे आपको दोबारा इसलिए करवा रही हूँ जिससे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों वीडियोस का आपको रिवीजन करवाया जा सके। तो मेरा मेन जो यहाँ पे उद्देश्य है वो आप लोगों का रिवीजन करवाना है। तो हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और उसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पे मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण से उत्पादकता, आय और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस कथन के बारे में अपनी राय लिखिए। तो अगर पोषण उचित होगा, सही प्रकार से भोजन लिया जाएगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो अपना स्वस्थ जीवन यापन कर सकेंगे। और हमने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है और वह अपने वो जितना ज्यादा स्वस्थ रहेगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, वह हमारे देश की आय में वृद्धि करेगा और वह एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकेगा। मतलब उसे रोजगार प्राप्त होना चाहिए जिससे कि वो अपने जो उचित भोजन है वो प्रतिदिन के लिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए ला सके और स्वस्थ जीवन यापन कर सके। इसके कंपैरिजन अगर हम करें तो जो अस्वस्थ व्यक्ति होगा उसके जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी कार्य क्षमता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वह तनाव में रहेगा और उसका मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि पोषण से उत्पादकता और आय जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये दोनों तरीके से, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उत्पादकता को बढ़ाएगा और जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो स्वयं भी परेशान रहेगा और उसके कारण समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, पोषण मानसिक तथा दृष्टि संबंधी अशक्तता और जीवन की गुणवत्ता से कैसे जुड़ा है। पोषण है, उसका प्रभाव मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है, मानसिक रूप से व्यक्ति तनाव में आ जाएगा। अगर सही उचित पोषण नहीं ले रहा है तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाएगा, वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, तनाव में रहेगा और उसे दृष्टि संबंधित रोग हो जाएंगे। विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन हो सकता है, उसकी आंखों की रोशनी में कमी हो सकती है, तो उसके कारण उसकी जीवन की गुणवत्ता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विज्ञान का समुचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है और आहार को कैसे अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है, अपनी राय लिखिए। तो जो स्वास्थ्य विज्ञान का यानी कि जो हेल्थ जो हाइजीन है उसका सही प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, वाटर हाइजीन का, फूड हाइजीन का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए आज हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, यानी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, स्वयं की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और खाने से पहले और खाने के बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए और उसके
के बाद एक साफ टॉवल से उसे पोंछना चाहिए। तो इस प्रकार अपने व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भंडारण का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूड प्रिपेयर किया जा रहा है उसे सही प्रकार से ढक के रखा जाना चाहिए। जो कीड़े हैं और जीवाणु हैं वो उसे खराब ना कर दें, और अगर वो खराब भोजन लिया जाएगा तो इससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पकाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो जल उपयोग में लिया जा रहा है वो सही होना चाहिए। साफ सुथरे बर्तनों में पकाया जाना चाहिए। जो परोसा जाना है तो उसमें भी साफ सुथरे बर्तनों का उपयोग किया जाना चाहिए। और इसके अलावा परोसते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति खाना बना रहा है और परोस रहा है वो स्वस्थ होना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार की कोई संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को लेते हुए आपको ये आंसर करना है। स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। स्वास्थ्य की परिभाषा है कि WHO के अनुसार किसी भी रोग का ना होना स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि व्यक्ति का सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य के 3 आयाम कौन कौन से हैं, तीनों का वर्णन कीजिए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्वास्थ्य के 3 आयाम कौन से हैं, सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्वास्थ्य देखभाल से क्या तात्पर्य है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हमें उचित पोषण लेना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पोषक तत्व किसे कहते हैं इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें हमने पढ़ा था कि पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व। इसे हमें अपने प्रतिदिन के भोजन में इंक्लूड करना चाहिए, हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। निम्न कथन को उदाहरण सहित समझाइए कि पोषण और स्वास्थ्य पोषण के एक दूसरे से संबंधित है। स्वास्थ्य का पोषण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हम उचित पोषण नहीं लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और हमें अल्प पोषण और अति पोषण का ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, यानी संतुलित आहार लेना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए, जिससे कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। पोषण और संक्रमण एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये स्टूडेंट्स हमने आज ही समझा है कि जो पोषण है वो सही प्रकार से लिया जाना चाहिए। अगर संक्रमण रहेगा तो जिसके कारण कि जो संक्रमण के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और हमारे शरीर पर बहुत सारे अगर हमने उचित पोषण नहीं लिया, उचित और संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर पर प्रभाव डाल सकती है। इसके बारे में आप लिखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के कौन कौन से सूचक हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि व्यक्ति की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुयोग्य होना, जिसके कारण व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के सामान्य स्तर के तनावों के बावजूद भी समाज में सुचारू रूप से कार्य कर सके। और इसके सूचक कौन से थे कि व्यक्ति स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस कर सकेगा, वह दैनिक जीवन में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, उसका समाधान कर सकता है, वह दूसरों के साथ संतोषप्रद और सही प्रकार से संबंध बनाता है, वह स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है, मानसिक या भावनात्मक तनाव या कुशलता से मुकाबला कर सकता है और तनावपूर्ण स्थितियों में वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है और प्रतिदिन की समस्याओं को वो सही रूप से सुलझा सकता है। तो ये सब मानसिक स्वास्थ्य के सूचक हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हमने पढ़ा कि प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए और खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को धोना चाहिए, नाखून काटने चाहिए। ये सब पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य के विभिन्न सूचकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अल्प पोषण और अति पोषण के अंदर का अंतर स्पष्ट करना है। तो अल्प पोषण यानी पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग, और अति पोषण यानी कि पोषण की अधिकता के कारण मोटापा हो जाता है, जिससे मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप संबंधी रोग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किया है। आप अब इसके नोट्स बनाएं, इसके क्वेश्चन आंसर करें और इसे याद करें, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, लाइक के अंदर कमी ना रखें, क्योंकि अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है, जिससे कि
दूसरे व्यक्ति को कार्य करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है कि हाँ, मेरा किया हुआ कार्य सभी को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करने में कमी ना करें। थैंक यू वेरी मच।